नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। आज जो जिस पेपर को हम सॉल्व करेंगे आप और मैं मिलकर, वो पेपर हेल्थ ऑफिसर का पेपर है। असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर एक पोस्ट होती है रेलवे में, जो काफ़ी कम संख्या में होती है, पर अभी इनका सिलेक्शन स्टार्ट हुआ है और अलग अलग जोनों में किए जा रहे हैं। वेस्टर्न रेलवे में भी है नेक्स्ट मंथ में। इस पेपर को उसके लिए ही सॉल्व करने का प्रयास किया जा रहा है। तो चलिए, इस पेपर बहुत शानदार है। तो हम और आप मिलकर इसे सॉल्व करते हैं। इंस्ट्रक्शन आपके स्क्रीन पे है और सॉल्व करने के दौरान हम अपने नॉलेज को एनहांस करेंगे। देखेंगे कि इसका टेम्परामेंट कैसा है। जो 1 से 30 तक के क्वेश्चन है वो एस्टेब्लिशमेंट रूल और फाइनेंशियल से है, जो कि सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा जो 70 के क्वेश्चन जो 31 से लेके 110 तक के हैं, और 10 जो ऑप्शनल ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके क्वेश्चन है, जो कि बाद में लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम कोशिश करेंगे कि 55 60 क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, ताकि लास्ट में जो बचे क्वेश्चन है उनको नेक्स्ट पार्ट में समेट लिया जाए। ठीक है, कंक्लूड कर लिया जाए। तो इस इंस्ट्रक्शन आपकी स्क्रीन पे है और इसमें ये कहा गया है कि द फर्स्ट अटेम्प्ट 100 क्वेश्चंस ओनली विल बी एवेल्युएट, यानी कि जो पहले 100 क्वेश्चन होंगे उनका ही मूल्यांकन किया जाएगा और शेष का अनदेखा कर दिया जाएगा। तो आप अपने क्वेश्चन जो हैं जिसका आंसर दे रहे हैं उसको बहुत सावधानी के साथ ये करें, ताकि जो 110 तक के क्वेश्चन है उसमें से आपको 100 कटे हैं। तो ऐसा नहीं हो कि आप अगर ऑफिशियल लैंग्वेज जानते हो और अपने टेक्निकल लैंग्वेज में कुछ रिस्क लिया हो तो गड़बड़ हो सकता है। तो वो आपको ध्यान रखना है, आपकी ये है जिम्मेदारी है। कटिंग, ओवरराइटिंग जो है, इस तरह की चीज़ें जो टिक है, अनदर क्वेश्चन, इरेजिंग, मॉडिफाइंग, टिक द आंसर, ये सब अलाउड नहीं है। ठीक है, परमिट नहीं करते हैं। तो इंस्ट्रक्शन को मैं हमेशा कहता हूँ कि पहले बहुत ध्यान से देखें। आपके पास काफ़ी टाइम होता है जब आपको ये होता है। आजकल सीबीटी टेस्ट किए जा रहे हैं और इस दिशा में रेलवे बोर्ड काफ़ी एग्रेसिव है और वो टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन जारी कर रहे हैं। तो चलिए हम चलते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे और सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निलंबन का आदेश जारी करने के लिए किस मानक फॉर्म का उपयोग करना आवश्यक है? विच ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म इज रिक्वायर्ड टू बी यूज्ड फॉर इशूइंग द ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन? ठीक है, तो आपको पता ही है, ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन जो है SF1 है, SF2 है ऑर्डर ऑफ डीम्ड सस्पेंशन। आपको जहां ऑप्शन दिखे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। और SF3 जो है, सर्टिफिकेट टू बी फर्निश्ड बाय सस्पेंडेड रेलवे एम्प्लॉय। SF4 इज रिवोकेशन। तो ये चारों हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि प्लीज़ आप लोग सारे फॉर्म को एक बार रट ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए ये फॉर्म आता ही है और मैं फिर से इनवाइट करूँगा आपको कि आप इसे जितने 11 12 फॉर्म हैं उनको आप कंफर्म कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। नियम के तहत जांच अनिवार्य नहीं है, इंक्वायरी इज नॉट मैंडेटरी रूल। तो डीआर के किस नियम के तहत जांच अनिवार्य नहीं है? तो रूल नंबर 14(2) जो है, जब अनुशासनिक पदाधिकारी संतुष्ट हो कि नियमों के अनुसार जांच की कार्रवाई या युक्ति युक्त से व्यवहारिक नहीं है तो उसमें जांच की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा नियम जो रूल 14(2) है, ऑप्शन बी में वो सही आंसर होगा। रेलवे कर्मचारी को प्रति बच्चा स्कूल पास के कितने सेट जारी किए जाते हैं? ठीक है, तो जैसे कि आपको आजकल ऑप्शन चेंज हो रहे हैं, तो इसके अंदर ऐसा है कि ईयरली 3 सेट ऑफ पास्ट और 6 हाफ सेट। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 3 सेट भी दिए हैं और 3 सेट एंड हाफ दिया हुआ है। तो 3 सेट एंड हाफ, 6 हाफ सेट, तो वहां पे आपको मारना है, ना कि केवल 3 सेट पर ईयर करना है आपको। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हमने इसको सॉल्व नहीं किया। रूल नंबर 5 जो है, वो है, एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन मेड और डीम्ड हैव टू बी मेड अंडर रूल नंबर 5। ठीक है,
तो ये है। और रूल नंबर 13 जो कहता है कॉमन प्रोसीडिंग्स के बारे में कहता है। ठीक है। इसके अलावा दो और इम्पोर्टेंट नियम है। रूल नंबर 9 जो है वो बड़ी शास्ति लगाने की कार्यविधि है, ये ध्यान रखिएगा। रूल नंबर 9 जो है वो बड़ी शास्ति लगाने की कार्यविधि है, यानी कि अप्लाई करने का। और रूल नंबर 11 जो है छोटी शास्ति का। तो ये कई दफ़ा लगता है कि छोटी शास्ति पहले आएगा और बड़ी शास्ति यानी कि मेजर पेनल्टी जो है वो बाद में आएगा। तो मेजर पेनल्टी के लिए रूल नंबर 9 और माइनर पेनल्टी के लिए रूल नंबर 11। तो ये 4-5 नियम हैं जिनको आपको डीआर के अंदर समझ लेना उचित रहेगा। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि पास धारक की अटेंडेंट परिचारक हैं। अटेंडेंट ऑफ पास होल्डर इज। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं। अंशकालिक नौकरी, पार्ट टाइम सर्वेंट, जो कि नहीं होगा। बी नौकर सर्वेंट, ये भी नहीं होगा। सी पूर्णकालिक वेतनभोगी सेवक, यही वर्ड इस्तेमाल किया गया है, फुल टाइम पेड सर्वेंट। ये वर्ड पास शेड्यूल के अंदर इस्तेमाल किया गया है। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हमारा नहीं हो सकता है, जो कि आजकल आजकल क्या लोग इसका मिसयूज भी करते हैं और कई दफ़ा पकड़े भी जाते हैं, जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं। कब हायर क्लास पास जारी किया जाता है? वेन हायर क्लास पास इशूड। किस आधार पे जो है कि मेडिकल का, सॉरी, तो किस आधार पे जो है पास जो है वो हायर क्लास के लिए जारी किए जाते हैं? तो मेडिकल ग्राउंड के लिए जो है ना वो हायर क्लास के पास जारी किए जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक कैलेंडर वर्ष में एल एल एच ए पी को कितने दिन अस्थायी और अस्थायी दिवसों पाने का अधिकार है? हाउ मेनी डेज ऑफ एल एच ए पी इन ए कैलेंडर ईयर ए परमानेंट और ए टेम्पोररी रेलवे सर्वेंट सेल बी एंटाइटल टू गेट। तो इसमें क्या है कि 10 डेज प्लस 10 डेज, तो यहाँ पे ईयरली बोला गया है। दैट मीन्स आपको 20 डेज इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। तो 10 डेज प्लस 10 डेज, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 7 पे आ गए हैं। एक महिला रेल कर्मचारी निम्नलिखित के लिए मातृत्व अवकाश की हकदार होगी। ए फीमेल रेलवे एम्प्लॉई सेल बी एंटाइटल टू मैटरनिटी लीव फॉर, तो हाउ मेनी डेज? तो ये काफ़ी इजी सवाल है। ये 180 डेज इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें आप बिल्कुल भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे आपको क्लिक करना या फिर उसको जो ओवल होता है उसको राउंड करना, कई दफ़ा लोग गलती कर देते हैं, तो आपको क्वेश्चन आते हुए भी आपका आंसर गलत हो जाता है। तो वो आप करते वक्त काफ़ी सावधानी बरतें। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 8 को देखते हैं। गर्भपात सहित गर्भपात के लिए मातृत्व छुट्टी कितनी दी जा सकती है? एक बार फिर से पढ़ते हैं। गर्भपात सहित गर्भपात के लिए मातृत्व छुट्टी कितनी दी जा सकती है? फॉर मिसकैरेज इंक्लूडिंग अबॉर्शन विथ व्हाट पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव मे बी ग्रांटेड? फॉर मिसकैरेज इंक्लूडिंग अबॉर्शन व्हाट पीरियड ऑफ मैटरनिटी लीव मे बी ग्रांटेड? तो इसमें ऐसा है कि 45 डेज इज द राइट आंसर। 45 डेज तक दिया जा सकता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है पितृत्व छुट्टी किस अवधि के भीतर दिया जा सकता है? विद इन विच पीरियड पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड? तो इसमें रूल ये है कि 6 महीने के अंदर ले लीजिए, अदरवाइज ये लैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये आंसर है और ये 15 डेज ही मिलता है आपको, ये आपको पता ही है, 15 डेज मिलते हैं। आप या तो बच्चे के जन्म से 15 डेज पहले या फिर 6 मंथ से पहले आप ले सकते हैं। ठीक, चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है पीएफ में मासिक योगदान का प्रतिशत है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मंथली कंट्रीब्यूशन टू पीएफ? तो 8.33% इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सेवा कॉन्ट्रैक्ट के लिए परफॉर्मेंस गारंटी है। परफॉर्मेंस गारंटी फॉर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट इज, ऑप्शन ए
5%, 2%, and 10% and 20%. The right answer is 10%. ओके, यहाँ पे ऑप्शन होगा 10%. ठीक है, 10% service contract bond are type of a contract bond that guarantees the performance of a contract service. एंड इसमें एक 3% का भी ऑप्शन है. 3% जो वर्क ऑर्डर होता है ना, वो वैल्यू की कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस होता है. ठीक है, तो ये इसके अंदर था. चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हैं. निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ए, ईएमडी काम के लिए मूल्य का 2% है यदि कार्य मूल्य रुपये 1 करोड़ तक है. ईएमडी इज 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्क इफ द वर्क वैल्यू इज सेट इज अप टू ₹1 करोड़. यदि काम का मूल्य 1 करोड़ से अधिक है तो ईएमडी 2 लाख रुपया और इसके अतिरिक्त का 0.5% है. काम की अनुमानित लागत 1 करोड़ से अधिक है. If value of work is beyond 1 crore, the EMD is 2 lakh plus 0.5% of the excess of the estimate cost of work beyond the 1 crore. ठीक है. क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी है. सफल रेंडर की ईएमडी को एसडी सिक्योरिटी डिपॉजिट के हिस्से के रूप में रखा जा सकता है. ईएमडी ऑफ सक्सेसफुल रेंडर इज रिटेन्ड एज ए पार्ट ऑफ एसडी, दैट मीन्स सिक्योरिटी डिपॉजिट. डी है, ईएमडी केवल ओपन टेंडर पर लागू होता है. ईएमडी इज एप्लीकेबल टू ओपन टेंडर ओनली. तो इसका जो सही है, कोई जरूरी नहीं है ईएमडी हम किस पे भी ले सकते हैं. जनरली हम ओपन टेंडर पर लेते हैं पर कोई ज़रूरी नहीं है. तो दैट मीन्स ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट. ठीक है, हम जब टेंडर करते हैं तो हम इसके अंदर एएमडी का भी प्रावधान करते हैं ताकि रिस्पॉन्सिबल या जो सीरियस टेंडर हैं वही इसके अंदर कोट कर सकें. चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं. वित्तीय औचित्य के सिद्धांत को देखने के लिए कौन जिम्मेदार है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाचिंग ऑफ कैंसेस ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज? तो अकाउंट ऑफिसर ही इसके लिए जिम्मेदार है. मैं इसके अंदर एक बात कहना चाहूंगा कि कैंसेस ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज जो है ये काफी एक महत्वपूर्ण विषय है रेलवे के लिए. लोग जैसे टीए को एक इनकम की सोर्स के रूप में अपनाते हैं या फिर जो हम खर्च करते हैं वो ऐसे खर्च करना है जैसे मेरे पॉकेट से मेरे कमाए हुए पैसे खर्च हो रहे हैं, वैसे ही रेलवे के पैसे खर्च होने चाहिए. ठीक है, ये किसी भी ग्रुप के लिए, किसी भी सोसाइटीज के लिए अलग से उनको फायदा देने के लिए खर्च नहीं करना चाहिए. तो कैंसेस ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज पहले जब एग्जाम डिस्क्रिप्टिव हुआ करते थे तो हर एग्जाम में इस क्वेश्चन को एक शॉर्ट नोट के रूप में उनको दिया जाता था ताकि इसके बारे में उनको पता हो और एक ऑफिसर बनने पे वो रेलवे के बेनिफिट में काम कर सके. चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 पे आ गए हैं. विषम को चुने, पिक द ओड वन आउट. अब इसमें जो है ये है ऑप्शन ए है भारत की संचित निधि, कॉन्सोलिडेट फंड ऑफ इंडिया. बी है भारत की आकस्मिकता निधि, कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया. सी है स्टाफ बेनिफिट फंड यानी कि कर्मचारी लाभ निधि. और डी है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत का शासकीय निधि. तो ये जो है इसके अंदर अलग बात है और ये जो हमारा स्टाफ बेनिफिट फंड है ये अलग अकाउंट है. इट इज बाकी जो तीन है वो अकाउंट से रिलेटेड है और ये हमारा अकाउंट से नहीं, वेलफेयर से रिलेटेड फंड है. ठीक है, तो इसलिए इन तीनों फंड से अलग होता है. इस पे जो कंट्रोल होगा वो पार्लियामेंट का होगा और उसके लिए वहाँ पे नियम बनेंगे. पर स्टाफ बेनिफिट फंड जो है वो रेलवे से स्पेशली रिलेटेड है. ठीक है,
चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय औचित्य का सिद्धांत नहीं है। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ए है व्यय मांग से अधिक नहीं होना चाहिए, एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी मोर देन द डिमांड। बी है इनका उपयोग आपके अपने लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए, इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर योर ओन बेनिफिट। सी है टीए आय का स्रोत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, टीए शुड नॉट बी ए सोर्स ऑफ इनकम। डी है जनता का पैसा व्यक्ति के लाभ के लिए है, पब्लिक मनी इज फॉर द बेनिफिट ऑफ ए पर्सन। तो इसके अंदर जो है तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, expenditure should not be more than the demand. Number one, it should be used for the own benefits. It should not be used for your own benefits. Okay, or public money is for benefit of a person. ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 16 को। बजट का कौन सा भाग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए धन की आवश्यकता को इंगित करता है। तो इसके अंदर जो कैपिटल फंड होते हैं ना, वो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, बजट का कौन सा भाग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए धन की आवश्यकता को इंगित करता है। विच पार्ट ऑफ द बजट इंडिकेट द फंड इक्विपमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इट्स अ कैपिटल फंड। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 17 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इन्वेंट्री मूल्यांकन पद्धति नहीं है। तो इसको देख सकते हैं हम। ऑप्शन देखते हैं, फीफो, लीफो, वेटेज, वेट एवरेज और ई ओ क्यू। ठीक है, तो इसमें जो है ई ओ क्यू इज द राइट आंसर। ई ओ क्यू होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है। ठीक है, ई ओ क्यू जो है ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, लीफो जो होता है, लीफो होता है, ये होता है लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट। ठीक है, चलिए आउट है। और फीफो जो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये ये होता है फर्स्ट इन ठीक है आउट। और इसका मैंने बता ही दिया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो हमारा ये ऑप्शन था। ठीक है, चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। एलपी एक रेल सेवक को की दर से जमा किया जाएगा। एलपी सेल बी ए क्रेडिटेड टू ए रेलवे सर्वेंट एट द रेट ऑफ 2.5 days per month. Option B is the right answer. ठीक है, ये प्रतिपूरक की आवश्यकता, प्रतिपूर्ति की आवश्यकता की प्राप्ति की तिथि से सामग्री की भौतिक प्राप्ति तक व्यतीत समय को कहा जाता है। इट्स हार्ड लैंग्वेज। ठीक है, तो हम इंग्लिश में देख लेते हैं। टाइम elapsed from the date of realization of need of recoupment to the physical receipt of material is term is a lead time। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, आपको याद कर लेना चाहिए, ये सही आंसर है। ठीक है, the time taken from the date when the demand is registered to the date
when the material is physically available for use is called as a lead time। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 पे आ गए हैं। स्टॉक जो आपूर्तिकर्ताओं द्वारा डिफॉल्ट मामले में और खपत में उतार चढ़ाव का ख्याल रखने के लिए आपात स्थिति प्रदान करता है को ऐसा जाना जाता है। स्टॉक विच प्रोवाइड फॉर एन इमरजेंसी इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय द सप्लायर्स एंड ऑल्सो टू टेक केयर ऑफ द फ्लक्चुएशन इन कंजप्शन इज नॉन एज ए बफर स्टॉक। ठीक है, बफर स्टॉक को सेफ्टी स्टॉक भी कहा जाता है। तो हमारा आंसर यही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22, संशोधित अनुमान डैश से पहले रिलीव बोर्ड तक पहुंच जाना चाहिए। रिवाइज एस्टिमेट मस्ट रीच रिलीव बोर्ड बिफोर बिफोर जो है एक्चुअली सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ दिसंबर वर्ड इस्तेमाल किया जाता है कि रिवाइज एस्टिमेट जो है हमारे जो बजट में जाते हैं वो बोला जाता है थर्ड वीक और ऑब्लिक सेकेंड वीक। ठीक है, ये कहा जाता है ऑफ दिसंबर, ये दिसंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे दिसंबर में एक ही ऑप्शन था, इसलिए यहाँ पे 23 दिसंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर सही रहेगा। एक सवाल काफी अभी जो चल रहा है कि रेलवे बजट और जनरल बजट को मर्जर किस फाइनेंशियल ईयर में किया गया है। लोग इसमें काफी गलतियां कर रहे हैं, और गलतियां क्या है मैं बता देता हूँ। 2016-17 का जबकि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सितंबर 2016 में ही अनाउंस किया गया था, और जो बजट था 2017-18 में अरुण जेटली अरुण जेटली जी ने आ, पेश किया था। तो हमारा जो आंसर जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए। आप यहाँ इसको लिख लें, और जब चाहें इसको आप चैलेंज कर सकते हैं अगर कोई आंसर गलत देता है तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, किस समिति की सिफारिशों पर रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। तो रेलवे बजट को आम बजट से जब अलग किया गया था तो ये एकवट कमेटी के रिपोर्ट पे किया गया था, जो ऑप्शन डी में है। On which committee recommended railway budget was separated from general budget। ठीक है, तो एक वर्थ कमेटी के आधार पर किया गया था। अभी ये सवाल आ सकता है कि रेल बजट को आम बजट में मिलाया गया वो किस कमेटी के है। तो ये विवेक देवराय कमेटी के आधार पर किया गया है। ठीक है, जहां तक मेरी नॉलेज है। तो मर्जर यहाँ पे जो है वो विवेक देवराय कमेटी पे, और सेपरेशन जो किया गया था, सेपरेट किया गया था, वो एकवट कमेटी के आधार पर किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि मूल रूप से किसी विशिष्ट वस्तु पर व्यय के लिए किसी अन्य वस्तु के लिए स्वीकृत धन के पूरक के लिए आवंटित धन के हस्तांतरण को कहा जाता है। ट्रांसफर ऑफ फंड ओरिजिनली assigned फॉर एक्सपेंडिचर ऑन ए स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट टू सप्लीमेंट द फंड सैंक्शन फॉर अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए री एप्रोप्रिएशन। यही वर्ड इस्तेमाल होता है। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि मान्यता प्राप्त ट्रेड ट्रेड यूनियन के अधिकारी को डीआर मामलों में बचाव पक्ष के वकील के रूप में कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है। तो जो ट्रेड यूनियन के अधिकारी होते हैं उनको जो है 3 केसेस में खेलने, यानी कि उनको जो काउंसलर डिफेंस काउंसिल बनाया जाता है वो 3 केसेस क्लिक करेंगे। ठीक है, ये
इनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टीआर, ट्रेड यूनियन। ठीक है। इसके अलावा होता है एक्टिंग रेलवे, यानी कि जो नौकरी में है और उसने किसी के लिए डिफेंस काउंसिल किया। और 5 से अधिक मामलों में रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय होता है। ठीक है, रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय 5 से अधिक मामलों, दैट मीन्स वो 7 केसेस को लड़ सकता है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट सवाल हमने सॉल्व कर लिया। ये अक्सर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 25 पे आ गए हैं। एक फर्म ने रेलवे के साथ किसी भी कीमत पर मुफ्त में एक वस्तु की आपूर्ति करने के लिए टेंडर किया। कानून की नजर में यह है, कानून की नजर में यह है, क्योंकि ये कैसे करेंगे? ए फर्म इज एंटर्ड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट विथ रेलवे टू सप्लाई एन आइटम फ्री ऑफ एनी कॉस्ट इन द आई ऑफ रेलवे, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट इन्फोर्सेबल। अगर बिना पैसे के तो सप्लाई करेगा तो कैसे करेगा? तो ये कॉन्ट्रैक्ट के लायक ही ये टेंडर नहीं होगा। तो हमारा जो है ऑप्शन बी मुझे जो दिख रहा है वो डायरेक्ट ही दिख रहा है और ये सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है आर्बिट्रेशन और रिकंसिलिएशन एक्ट 1996 के अनुसार पुरस्कार की तारीख के बाद पुरस्कार की राशि पर वार्षिक ब्याज दर है। एज पर द Arbitration and Reconciliation Act 1996, annual rate of interest on award amount after the date of award is, तो ये करीब 18% है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसे आपको याद करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 पे आ गए हैं। विच क्लास ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इज बीडर इज रिक्वायर्ड, बोलीदाताओं को किस श्रेणी के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है? तो उनको जो है वो क्लास 2 और 3 का नहीं, मेरे ख्याल से क्लास 3 का होना चाहिए, क्योंकि क्लास 2 का जो उपयोग किया जाता है वो रेलवे एम्प्लॉयों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, रेलवे एम्प्लॉय और जो ऑफिसर होते हैं वो इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लास 3 जो है वो फॉर्म्स करती हैं, सॉरी एन एस फॉर्म्स, ये फॉर्म्स करती हैं। अब होता क्या है मैं बताऊं आपको। इन क्लास 2 डीएससी जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, वो आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन इज वेरीफाइड अगेंस्ट ए ट्रस्टेड ओनली एंड प्री वेरीफाइड डेटाबेस, तो वो डेटाबेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। क्लास 1 डीएससी आर यूज्ड फॉर वेरीफाइंग द एसोसिएशन ऑफ एन ईमेल एड्रेस विथ ए पर्सन, और क्लास 3 इज यूज्ड फॉर फाइलिंग इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन ऑफ द टेंडर। ठीक है, तो यही है जैसे कि ई मुद्रा वगैरह जो है वो इसको सप्लाई करते हैं सर्विस प्रोवाइडर, तो यहाँ पे यही बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 28 पे आ गए हैं। अग्रदाय धारकों के साथ स्टोर के सत्यापन की आवृत्ति क्या है? व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिफिकेशन स्टोर विथ इम्प्रेस्ड होल्डर? तो इम्प्रेस्ड होल्डर जो है वो 2 साल में एक बार जो है वो करवाता है। दैट मीन्स वंस इन ए 2 ईयर इज द राइट आंसर। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है एमएनपी आइटम सत्यापित किया जाता है जो मशीनरी एंड प्लांट टूल को वेरीफाई करते हैं वंस इन ए 3 ईयर होता है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर डायरेक्ट होगा। और आप इसको सॉरी टी एन पी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों के लिए आप 3 साल का रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 पे आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दंड नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेनल्टी? तो सस्पेंशन इज नॉट ए पेनल्टी एक सही वर्ड है, हमेशा ये आता है। ठीक है, तो यही सही आंसर है, बाकी देखने की जरूरत नहीं।
चलिए, भारत में महत्वपूर्ण आंकड़े एकत्रित करने की सर्वोत्तम विधि है, बेस्ट मेथड फॉर कलेक्टिंग वाइटल स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। हमने जो ये 30 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ये फाइनेंशियल रूल और एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड थे। तो यहाँ तक जो है वो कॉमन लोगों के लिए है, फाइनेंशियल और एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड थे। ठीक है, चलिए। तो ऑप्शन है एक्टिव सर्वेलेंस, पैसिव सर्वेलेंस, सेंटिनल सर्वेलेंस एंड अबव नन ऑफ द अबव। तो जो सही आंसर होगा वो डी होगा, इसमें से किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है, WHO द्वारा निगरानी के लिए नहीं की जाती है। तो हमारा जो है वायरल इंसेफेलाइटिस के लिए हमको सर्विलेंस पे नहीं रखा हुआ है। ठीक है। बाकी जो इनकी ऑफिस है वो हम पे इन सब के लिए देखती है कि हम हमारा रोकथाम कैसा है, हमारा वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि प्राथमिक रोकथाम, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन इज, ए है पहाड़ी आवासीय और आदिवासी लोगों के बीच रोकथाम, ठीक है। बी है मानव जीवन काल को अधिकतम सीमा तक बढ़ाना। सी है स्वास्थ्य कल्याण और दक्षता को बढ़ावा देना। डी है उनके जोखिम कारकों में संशोधन के माध्यम से रोकथाम। तो प्राथमिक रोकथाम जो है वो ऑप्शन डी मुझे ज्यादा सेटिस्फाई करता है। उनके उनके जोखिम कारकों में संशोधन के माध्यम से रोगों की रोकथाम, ये प्राथमिक रोकथाम मुझे ज्यादा बेहतर लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से WHO के अनुसार निगरानी की आवश्यकता है सिवाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्ड सर्विलेंस अकॉर्डिंग्स अकॉर्डिंग टू WHO एक्सेप्ट। तो चिकन पॉक्स को छोड़ के निगरानी की आवश्यकता सब में है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है। अभी हमने यहाँ पे एक सॉल्व किया था, पोलियो, मलेरिया और क्या बोलते हैं, रेप्लेसिंग फीवर। ठीक है। यहाँ पे है येलो मलेरिया, येलो फीवर, मलेरिया और रेबीज और चिकन पॉक्स। तो यहाँ पे चिकन पॉक्स पे WHO की निगरानी हमारे ऊपर से हट गई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, स्वास्थ्य संवर्धन और संबंधित गतिविधियों की वर्तमान अवधारणा की ओर ले जाती है। द करेंट कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ प्रमोशन एंड द रिलेटेड एक्टिविटीज लीड टू। तो यहाँ पे है गंभीर जागरूक और जीवन शैली में परिवर्तन, क्योंकि अभी जो समस्याएं चल रही हैं, क्रिटिकल अवेयरनेस एंड लाइफ स्टाइल चेंजेस जो है वो उसको प्रमोट करना है। ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है किसी व्यक्ति के जीवन स्तर का सर्वोत्तम मूल्यांकन किसके द्वारा किया जाता है। लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ ए पीपुल इज बेस्ट असेस्ड बाय ए शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। बी है मेटेरियल मोर्टेलिटी रेट। सी है जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता, फिजिकल क्वांटिटी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। एंड डी डेथ रेट। तो जो सही है ये है जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता। ठीक है। इससे हम जांच कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन स्तर कैसा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, पैप स्मीयर इसका उदाहरण है। पैप स्मीयर जो है एक टेस्ट है। ठीक है। वो जब सर्वाइकल कैंसर जो होते हैं ना, तो उसके लिए। चलिए हम ऑप्शन देखते हैं।
प्राइमरी लेवल प्रिवेंशन, सेकेंडरी लेवल प्रिवेंशन, टेरिटरी लेवल प्रिवेंशन एंड नॉन ऑफ द अबव। तो इसके अंदर जो है ना, ये सेकेंडरी लेवल जो है ये सही आंसर होगा। ये जो पेप स्मीयर ऑल्सो ए पेप टेस्ट इज ए प्रोसीजर टू टेस्ट द सर्वाइकल कैंसर इन वुमेन। ठीक है। अब सर्वाइकल जो कैंसर होते हैं ना, योनि के अंदर होते हैं, और उनकी जांच जो की जाती है इसको पैप टेस्ट भी कहते हैं। तो पैप स्मीयर, तो ये हेल्थ ऑफिसर को पता होना चाहिए। जनरली इसके लिए जो इक्विपमेंट होते हैं उनकी शायद खरीदारी करते होंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे दिया गया है। और ये गायनिकोलॉजिस्ट जो होते हैं डॉक्टर, तो वो इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। क्योंकि जब आप हेल्थ ऑफिसर बनते हैं तो आपको काफ़ी कुछ करना पड़ता है। आपकी जो ड्यूटी लिस्ट होती है उसके हिसाब से क्वेश्चन दिया गया है। तो हमने जो फाइनेंशियल रूल भी देखा वो भी हेल्थ ऑफिसर के एंगल से काफ़ी इम्पोर्टेंट थे। और ये जो क्वेश्चन नंबर 37 है, ये भी नॉलेज और वर्किंग जो वो होगा उसके हिसाब से ये क्वेश्चन काफ़ी फिट बैठता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 38 पे आ गए हैं। ठीक है। बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों का निरीक्षण करने वाला पहला व्यक्ति जो था वो था ल्यूवेन हॉक और रॉबर्ट हुक। ठीक है। ल्यूवेन हॉक जो थे एंटोनियो वान ल्यूवेन हॉक थे। ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो आपका डी होगा। ठीक है। इन्होंने बैक्टीरिया को पहले देखा था। अब सवाल उठता है कि हार्वे भी तो थे, तो हार्वे ने जो थे वो लोग पहले जैसे विलियम हार्वे थे, वो क्या बोल सकते हैं उनको, हम्म, वो जो रक्त परिसरण बॉडी के अंदर होता है ना, उसको उन्होंने किया था। थॉमस स्यूडोमैन जो ऑप्शन ए में है, इस व्यक्ति ने जो जिस बीमारी की खोज की थी उसे सेंडिन हैंडमैन कोरिया के नाम से भी जाना जाता है, या सैंडविंड डांस भी कहा जाता है। इसने इसकी खोज की थी। और दूसरा जो ऑप्शन है रुडोल्फ विर्चो, इसने भी काफ़ी खोज की थी। इसने हड्डी संयोजी ऊतक, पता नहीं क्या क्या इसने खोज डाला था, और माइलिन जैसे पदार्थों का वर्णन किया था। तो ये काफ़ी है। इसका विर्चो जो है, रूटर विर्चो, इसका खास जो मुझे जो पसंद आया इसके जो खोज था वो ल्यूकीमिया से रिलेटेड था। ठीक है। ल्यूकीमिया को पता लगाने वाला पहला व्यक्ति था वो आदमी। और होमोलेटी थ्रोम्बोसिस करके कुछ तंत्र होते हैं हमारे अंदर, तो उसको भी इसने पहली बार देखा था। और उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो उसने प्रकाशित करवाई थी। ठीक है। तो बड़ी अजीब अजीब लोग हैं, ये काफ़ी गुणी लोग हैं, इनका हम सम्मान करते हैं। जैसे ये विलियम हार्वे जो क्रांतिकारी सिद्धांत को उसने कर कहा कि भाई रक्त जो है वो पूरे शरीर में घूमता रहता है, सर्कुलेट होता रहता है। ठीक है। जब वो 50 साल के हुए तब उन्होंने फ्रैंकफर्ट में लैटिन भाषा में अपनी थीसिस को पब्लिश करवाया था। ठीक है। तो काफ़ी कुछ है इसके अंदर। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे, जहाँ हमको आगे बढ़ना है। जोखिम कारक के उद्भव की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ इमरजेंसी ऑफ रिस्क फैक्टर इज। तो इसमें क्या है कि प्रीमोडियल जो प्रिवेंशन होते हैं ना, वही इसका रिस्क फैक्टर को हमको ये करेगा। ठीक है। प्रिवेंशन के अंदर लाएगा। होता क्या है कि जो प्राथमिक रोकथाम होते हैं, तो स्वास्थ्य प्रभाव पे होने वाले जो हस्तक्षेप होते हैं वो किसके माध्यम से होते हैं, और अगर उसको पहचान लिया जाए तो जल्द से जल्द उसकी स्क्रीनिंग कर जाएगी तो अच्छा रहता है। और थर्ड जो होता है ना, वो रोकथाम के बाद जो प्रबंधन या उसको बंद करना होता है, वो स्टेज है ये वाला। ठीक है। हमको उनके रिस्क फैक्टर को कम करना है तो फर्स्ट स्टेज पे ही कम करना पड़ेगा। और थर्ड स्टेज जैसे कि किसी चीज़ का हो जाता है, जैसे कोरोना का ही है, तो हमको उसका ऐसा करना है, उसका ऐसा एंटीडोट या जो भी बोल सकते हैं, वैक्सीन उसको निकालना है कि उसका वो
बढ़ना ही बंद हो जाए, उसको बंद कर दिया जाए, किसी तरह से आइसोलेट कर दिया जाए। तो ये काफ़ी सवाल बड़े अच्छे लग रहे हैं मुझे तो, पता नहीं क्यों, समझा पा रहा हूँ कि नहीं पता नहीं, पर क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 जो है, वो कह रहा है कि स्प्यूटम यानी कि जो अ, हम थूकते हैं ना, एएफबी की जांच के अंतर्गत आता है। चेकिंग ऑफ स्प्यूटम एएफबी कम्स अंडर। तो इसका जो अ, जो ऑप्शन होना चाहिए मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि एएफबी जो है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो है, इसकी टेस्ट के लिए लगाया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर इसका आंसर बी होना चाहिए। ठीक है, आप भी जांच कर लीजिए और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, फिर देखेंगे क्या है इसके अंदर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है, 41 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा डब्ल्यूएचओ की निगरानी में नहीं है। देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल मुझे जो लग रहा है, क्योंकि अभी कोरोना की वजह से जो सर्विलेंसेस पे हैं कौन कौन से डिजीज हैं, उनकी एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए अगर आप अपीयर होने जा रहे हो इस हेल्थ ऑफिसर के एग्जामिनेशन के लिए। क्योंकि ये तीसरा क्वेश्चन मेरे ख्याल से है जो ये क्वेश्चन आ रहा है। रेबीज, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया एंड वेरसीला वेरिशेला। ठीक है, तो यहाँ वेरिशिला के बारे में मुझे पता नहीं है, तो मैं अगर होता तो आपकी जगह तो वेरिशिला को ऑप्शन लेता, और मेरे ख्याल से ये आंसर सही है। ठीक है, क्योंकि हमने आगे देखा है मलेरिया, इन्फ्लुएंजा और रेबीज। देखिए यहाँ पे हमने देखा है, कहाँ पे देखा है, और आगे मलेरिया और रेबीज तो यहाँ पे आगे, और इन्फ्लुएंजा को हमने और आगे देख लिया था एक बार। नहीं, ये रेप्लिस फीवर है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा, चलो ठीक है, लेकिन वेरी सेला जो है, वेरी सेला जिसको हमने अभी ऑप्शन में लिया, ये मेरे ख्याल से नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 42 पे आ गए हैं, और देखते हैं नेक्स्ट 13 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक रोग के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के बारे में सत्य नहीं है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज। ये है, इसे 10 वर्ष में एक बार संशोधित किया जाता है। इट इज रिवाइज वंस इन ए 10 ईयर्स। बी है, इसे यूनिसेफ द्वारा तैयार किया जाता है। इट इज डिवाइज बाय यूनिसेफ। सी है, 10वीं संशोधन में 11 प्रमुख अध्याय। द 10th रिविजन कंसिस्ट ऑफ 21 मेजर चैप्टर्स। इसे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उपयोग के लिए स्वीकार किया जाता है। सत्य नहीं है, इसको ढूंढना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये यूनिसेफ के द्वारा तैयार किया जाता है, ये गलत है, क्योंकि ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन है, ये यहाँ पे एफ काट के डब्ल्यू, अगर एच ओ होता तो ऑल आर करेक्ट होते। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 43 पे आ गए। चश्मा पहनने से बचाव का अभ्यास करने का स्तर है। द लेवल ऑफ प्रिवेंशन प्रैक्टिस्ड बाय वेयरिंग ऑफ स्पेक्टिकल्स इज ए विशिष्ट सुरक्षा, स्पेसिफाइड प्रोटेक्शन, बी तत्कालिक निदान और शीघ्र उपचार, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, सी विकलांगता सीमा और डिसेबिलिटी लिमिटेशन, डी पुनर्वास रिहैबिलिटेशन। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन बी जो होगा वो सही रहेगा, इसका आंसर अर्ली डायग्नोस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। ठीक है, क्योंकि जैसे ही पता चलता है आप इसको करेंगे तो ये बचाव का स्तर सही रहेगा। ऑप्शन है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 44 है, बीमारी की आवृत्ति को स्वीकार्य सीमा के भीतर रखना सबसे अच्छा रोग के रूप में वर्णित है। कीपिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलनेस within acceptable limit is best described as disease. A controlled, B prevention, C eradication and D surveillance। तो यहाँ पे जो कह रहा है
Keeping the frequency of illness within the acceptable limit is best described as controlled। ठीक है, अगर हम उसको एक लिमिट के अंदर बांध के रखते हैं तो उसको कंट्रोल करना ही वर्ड इस्तेमाल करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पे यही सही रहेगा। टीकाकरण के जनक, फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन इज, तो फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन जो है वो लुई पास्चर को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब एडवर्ड जेनर जो थे वो शीर्षक के टीके का आविष्कारक भी थे, तो लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई आप ऑप्शन ए को ही क्यों ले रहे हैं, लेकिन वही है। ठीक है, इम्यूनाइजेशन के। दूसरा इसमें जॉन साल्क हैं, साल्क जो है इन्होंने, और अल्बर्ट सेविन जो डी में ऑप्शन है, इन्होंने पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया था। इसमें दो तरह के हैं, एक आईवीवी बोलते हैं और दूसरा ओवीवी बोलते हैं। तो आईवीवी में होता है इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन जो होता है वो सुई लगा कर दिया जाता है, और ओरल पोलियो वैक्सीन जो अल्बर्ट साबिन ने बाद में इसका आविष्कार किया था वो मुंह में ड्रॉप्स पिला के जो आजकल चल रहा है बच्चों को दिया जाता है वो है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और इसके चारों ऑप्शन आपको इनके बारे में पढ़ना चाहिए इस एग्जाम में अगर आप जाकर बैठने वाले हैं, मेरा ऐसा मानना है। क्वेश्चन नंबर 46 है, लाइव छिनित सॉरी लाइव छिनित टीके हैं, लाइव एट्यूनेटिव एट्यूनेटेड वैक्सीन, लाइव अटेन्यूटेड वैक्सीन। देखिए ये मुझे पढ़ने में काफ़ी तकलीफ हो रही है तो इसके लिए सॉरी। तो ये कह रहा है कि क्या है, तो ऑप्शन ए जो है ना ये ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, यही इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, क्रूड मृत्यु दर में अपरिष्कृत है, डिनोमिनी डिनोमिनेटर इज क्रूड डेथ रेट इज। तो इसके अंदर जो है मिड ईयर पॉपुलेशन जो है ना, मध्य वर्ष की जनसंख्या, यह इसका सही आंसर आएगा। वैक्सीन जो जीवन के शुरुआती दौर में जाती है, वैक्सीन विच इज गिवन एट अर्लीस्ट पीरियड ऑफ लाइफ, तो ये बीसीजी दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, घटना इंसिडेंट दर का उपयोग करके गणना की जाती है, इंसिडेंट रेट इज कैलकुलेटेड यूजिंग। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है, अगर आपने न्यूज़ देखा हो तो उसके अंदर कहते हैं कि न्यू केसेस आर फाउंड इन कोरोना इन दिस सिटी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ये है वो सही होगा, ऑफ न्यू केसेस, क्योंकि ये बीमारी के बारे में बात चल रही है उस हिसाब से मैं ये अनुमान लगा रहा हूँ, और ये मेरे ख्याल से सही आंसर है अगर किसी ने देखा है तो। चलिए हम लास्ट 6 क्वेश्चन पे आ गए हैं। 50 जो क्वेश्चन है, एक टीके के का नाम बताइए जो नियमित रूप से प्रेरक एजेंट के संभावित संपर्क के बाद दिया जाता है। नेम ए वैक्सीन विच इज routinely given after possible exposure to the causative agent। तो ये मेरे ख्याल से जो है वो रेबीज है। ठीक है, यही इसका सही आंसर होगा। 51 है के लिए क्वारंटाइन, क्वारंटाइन इज फॉर, तो क्वारंटाइन जो है वो जो है लॉन्ग इनकम्बेशन पीरियड के लिए होता है। ठीक है, तो यही इसका सही आंसर होना चाहिए। हाँ,
ठीक है, क्योंकि ये क्वारंटाइन वर्ड जो है अभी हमारे कोरोना काल में काफ़ी फेमस रहा है और यही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, किसी देश में आयातित रोग को अन्यथा मौजूद नहीं है। डिजीज इंपोर्टेड टू ए कंट्री नॉट अदरवाइज परसेंट। तो एक्सोटिक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 है, केस सीट यानी कि अस्पताल डेटा के पूर्वव्यापी अध्ययन और चिकित्सा डेटा के मूल्यांकन को कहा जाता है। तो ये कहा जाएगा मेडिकल ऑडिट। ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक रिहायशी इलाके के पानी के भंडारण टैंक के लिए गए पानी के नमूने में की बैक्टीरियोलॉजिकल जांच की जानी थी। मल्टीपल ट्यूब विधि द्वारा पानी के नमूने का सकारात्मक परीक्षण किसके होने को दर्शाता है? तो ये कोलिफॉर्म ऑर्गेनिज्म को दर्शाता है, ठीक है, या कोलाई फॉर्म ऑर्गेनिज्म जो है उसको दर्शाता है। ऑप्शन ए। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे। गैस्ट्रो एट सॉरी गैस्ट्रोएटेराइटिस की महामारी ने एक शहर में 500 से अधिक लोगों को प्रभावित किया। आपूर्ति व्यवस्था के विभिन्न स्थलों से पानी के नमूने लिए गए। कोलाइफॉर्म के लिए बैक्टीरिया, देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा, इस क्वेश्चन को ऊपर के लिए आपको समझ में आएगा। कोलाई फॉर्म्स के लिए बैक्टीरियोलॉजिकल परीक्षण सकारात्मक थी। पानी के रासायनिक विश्लेषण में उच्च फ्लोराइड, नाइट्रेट क्लोराइड और 6 के पीएच होना दिखाई गई। कौन सी सामग्री जल से उत्पन्न महामारी का सूचक है? तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा, ये कोलाई फॉर्म ही इस्तेमाल किया गया है, तो ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो चलिए हमने 110 में से 55 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें, और शुक्रिया। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और इससे बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।